सीधे चलते हैं साल 1822 के लाहौर दरबार में। खैबर दर्रे के मुश्किल रास्तों को पार करके दो अजनबी सीधे महाराजा रणजीत सिंह के सामने आ खड़े होते हैं। चेहरों पर पुरानी जंगों के गहरे निशान और पूरे दरबार में बस एक ही कानाफूसी, कहीं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जासूस तो नहीं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे इन दो विदेशियों ने एशिया की सबसे खौफनाक सेना की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा ऐतिहासिक सवाल तो यही है ना कि वाटरलू की जंग में हारने के बाद दर-बदर भटक रहे नेपोलियन बोनापार्ट की ग्रैंड आर्मी के ये दो जनरल आखिर सिख साम्राज्य की मिलिट्री का पूरा रूप कैसे बदल सकते हैं? मतलब ये हुआ कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही मास्टरमाइंड रणनीतिक दांव की तरफ ले जाता है। देखिए, उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ थी सिखों की पुरानी ताकत, बिजली की तेजी से हमला करने और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाने वाली गोरेला घुड़सवार सेना। ये तरीका पहले तो बहुत काम आया, लेकिन सतलुज नदी के ठीक पार एक नया और बहुत बड़ा खतरा तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके पास थी एक बेहद डिसिप्लिन वाली इन्फेंट्री और एकदम मॉडर्न तोपखाना। महाराजा रणजीत सिंह ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि अब सिर्फ पुरानी हिट एंड रन रणनीति से अंग्रेजों का सामना करना नामुमकिन है। एक स्थायी, अनुशासित और मजबूत सेना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। बिल्डिंग द फौज खास, यानी फौज खास का निर्माण। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। मकसद था खालसा के अदम्य जज्बे को यूरोपियन मिलिट्री के सख्त डिसिप्लिन के साथ मिलाना। और यहीं पर हमें महाराजा रणजीत सिंह की गजब की राजनीतिक समझदारी देखने को मिलती है। इतिहास गवाह है कि कई बार विदेशी भाड़े के सैनिकों ने ही सत्ता पलट दी थी। इस खतरे से बचने के लिए महाराजा ने इन यूरोपियन जनरलों के लिए एकदम सख्त नियम बना दिए। पहला, उन्हें सिख स्टेट के प्रति हमेशा वफादार रहने की कसम खानी होगी। दूसरा, दाढ़ी बढ़ानी होगी और पगड़ी पहननी होगी। और तीसरा, गौ मांस खाने या तंबाकू पीने पर पूरी तरह से बैन था। असल में ये सिर्फ कोई नौकरी का एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि उस संस्कृति में पूरी तरह से ढलने का एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट था। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि शुरुआत में पुरानी सोच वाले सिख सरदारों ने इस नए सिस्टम का काफी विरोध किया। उनका मानना था कि पैदल सैनिक बनकर लड़ना उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन महाराजा ने यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने पंजाबी मुसलमानों, गोरखों, बिहारियों और सिखों को मिलाकर एक ऐसी फौज तैयार कर दी जिसमें हर धर्म और इलाके के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और तो और खुद महाराजा ने पैदल सैनिकों के ड्रिल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब सोचिए, जब राजा खुद ड्रिल कर रहा हो तो रुतबा तो बढ़ना ही था ना। बस इसी कदम ने पुरानी सोच की सारी दीवारें गिरा दी। इस फौज का माहौल अगर आप देखें तो वो पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन था। मतलब इसमें करीब 62 यूरोपियन ऑफिसर्स शामिल थे जो फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका से भी आए थे। इनमें फ्रांस के जीन फ्रांसवा अलार्ड ने घुड़सवार सेना की कमान संभाली और फ्रांसीसी तरीके लागू किए। वहीं जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा ने इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का पूरा नया ढांचा खड़ा कर दिया। इस सेना पर फ्रांसीसी प्रभाव इतना गहरा था कि इनकी वर्दी बिल्कुल फ्रेंच सेना की कॉपी थी और इनके झंडों पर शान से नेपोलियन का ईगल लगा होता था। इंजीनियरिंग अ मॉडर्न आर्टिलरी यानी आधुनिक तोपखाने का निर्माण। 1827 से क्लॉड ऑजिस्टेकोट और पाब्लो एविटेबल ने इस तोपखाने को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थित करना शुरू किया। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ विदेशियों का कमाल नहीं था। लहना सिंह मजीठिया जैसे हमारे शानदार स्थानीय इंजीनियर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तोपों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाली। उन्होंने पीतल की इतनी बेहतरीन तोपें ढाली जो 1200 गज की दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा सकती थीं। सोचकर देखिए, ये सीधे सीधे ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से भी एक कदम आगे की सोच थी। और अगर इस तोपखाने की लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये व्यवस्था अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। भारी भरकम तोपों को खींचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे तोपखाना पीली कहते थे। इसी तरह ऊंटों के लिए तोपखाना शुतरी, घोड़ों के लिए अस्पी और बैलों के लिए गावी होता था। भारत के ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल रास्तों पर इन भारी तोपों को इतनी आसानी से ले जाने की ये व्यवस्था इतनी तगड़ी थी ना कि खुद अंग्रेज अफसर भी इसे देखकर पूरी तरह से सनरे गए थे। द हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट यानी छिपा हुआ आर्थिक बोझ। अब इतनी बड़ी कामयाबी मिल तो रही थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कमजोरी भी छिप रही थी, जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
देखिए, पुराने समय में जागीरदारी सिस्टम के तहत सेना का खर्च चलता था, जो खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए काफी आसान था। लेकिन ये जो नई और सेंट्रलाइज्ड यूरोपियन मॉडल वाली फौज थी ना, इसे हर महीने नकद सैलरी देनी पड़ती थी। और ये सिस्टम इतना महंगा था कि इसने धीरे धीरे सिख खजाने पर बहुत ही भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। 10 महीने, जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो वक्त था जब नकद की भारी कमी के चलते अक्सर सैनिकों की सैलरी लटक जाती थी। जरा सोचिए, इस भयंकर आर्थिक तंगी की वजह से कई बार इन एलीट टुकड़ियों में भी बगावत और हड़ताल की नौबत आ जाती थी। यकीनन ये इस शानदार और ताकतवर सेना की एक बहुत ही कमजोर कड़ी थी। जियोपॉलिटिकल शील्ड एंड बैटल्स, यानी भू राजनीतिक ढाल और युद्ध। हालांकि अंदरूनी तौर पर आर्थिक संघर्ष चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस सेना ने ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच चल रहे द ग्रेट गेम में बाहरी दुश्मनों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम किया। 30 अप्रैल 1837 को हुई जमरूद की लड़ाई इस सेना की ताकत के सबसे ऊंचे शिखर को दर्शाती है। महान और निडर कमांडर जनरल हरि सिंह नलवा ने खैबर पास पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। हालांकि इस भयंकर युद्ध में नलवा शहीद हो गए, लेकिन उनके सैनिकों के कड़े अनुशासन और तोपखाने की लगातार फायरिंग ने अफगान सेना के सचमुच परखच्चे उड़ा दिए। सदियों से जिस रास्ते से विदेशी हमले होते आ रहे थे, उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये सुनहरा दौर बहुत तेजी से ढलान की ओर चला गया। 1837 की जमरूद की जीत के ठीक बाद 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो गया, और बस यही वो मोड़ था जहां से एक भयानक लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हुआ। इसी वैक्यूम ने आगे चलकर 1845 में पहले एंग्लो सिख युद्ध और अंततः 1839 में पूरे साम्राज्य के पतन का रास्ता साफ कर दिया। बिट्रेयल एंड आयरॉनिक लेगेसी, यानी धोखा और एक विडंबनापूर्ण विरासत। सच कहूं तो फौज खास का पतन युद्ध के मैदान में किसी कमजोरी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये अंदरूनी राजनीति और धोखे का सीधा सीधा परिणाम था। महाराजा के निधन के बाद लाहौर दरबार आपसी कलह, राजनीतिक हत्याओं और साजिशों का मानो अड्डा ही बन गया। जब लीडरशिप ही आपस में खून खराबे पर उतर आई, तो माहौल इतना खतरनाक हो गया कि लगभग सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को अपनी जान बचाकर पंजाब से भागना पड़ गया। लेकिन इस भयंकर लीडरशिप क्राइसिस के बावजूद सालों की कड़ी ट्रेनिंग से बनी इस फौज की ताकत रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। एंग्लो सिख युद्धों के दौरान इस सेना ने बिना किसी सेंट्रल लीडरशिप के भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध के बाद कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी पर्सनल डायरियों में बाकायदा ये कबूल किया है कि सिख सेना ने उन्हें बिल्कुल हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि रणभूमि में भूखे शेरों की तरह लड़ने के बावजूद ये सेना हार कैसे गई। वो इसलिए क्योंकि इतिहास अक्सर रणभूमि में नहीं बल्कि बंद कमरों की साजिशों में तय होता है। तेज सिंह और लाल सिंह जैसे कमांडरों ने अंग्रेजों के साथ छिपकर हाथ मिला लिया और अपनी ही सेना की पीठ में छुरा घोंपा। इसी भयानक गद्दारी ने इस अजेय सेना को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया और आखिरकार 1849 में इस शानदार सेना को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। अब चर्चा के अंत में जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जिस फौज को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आखिर पंजाब पर कब्जा करने के फौरन बाद उन्होंने उन्हीं सैनिकों को अपनी फौज में भारी तादाद में भर्ती क्यों किया? दरअसल ये उसी खौफ और सम्मान का नतीजा था जिसने मार्शल रेस की थ्योरी को जन्म दिया। ये वही वीर सैनिक थे जो आगे चलकर दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अहम और मारक हथियार साबित हुए। क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है कि जो सेना कभी अंग्रेजों के विनाश का कारण बन सकती थी, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी रक्षक बन गई? सोचने वाली बात है ना।